यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में भूगोल विषय से संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो आपको मिले। ठीक है, वो भी ऑथेंटिक वीडियो, इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से आने वाले किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम सामान्य परिचय जान लेते हैं। देखिए, सामान्य परिचय में यह जो होता है, यह मध्य अक्षांशों में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब एक पृथ्वी है, यह 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री के बाद यानी इन वाले क्षेत्रों में, ठीक है, न ध्रुवीय क्षेत्र में न भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, मध्य अक्षांश में यानी 35 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में यह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो इनकी आकृति होती है वह क्या होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार और बेज के आकार की। ठीक है, इसलिए इन्हें लो भी कहते हैं, गर्त भी कहते हैं या ट्रफ भी कहते हैं। ठीक, जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसको लहर चक्रवात भी के नाम से जाना जाता है, इसको विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, जो इनका निर्माण होता है वह दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और उष्ण आर्द्र हवा के मिलने के कारण होता है। जो इनकी दिशा होती है यानी हवाओं की दिशा जो होती है वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। इनके चलने की दिशा होती है यानी हवाएं जो चक्रवात होते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है या पूरब है या पश्चिम है या उत्तर है या दक्षिण है, तो यह चक्रवात जो होते हैं यह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यह देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गतिक चक्रवात, तापीय चक्रवात और गौड़ चक्रवात। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो होता है गतिक चक्रवात ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, क्यों यह महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यही होता है क्योंकि यह ठंडी ध्रुवीय हवा और आर्द्र एवं उष्ण सागरीय हवाओं के टकराने से होता है। जबकि जो तापीय चक्रवात होता है इसको हम्फ्रीज एवं ब्रंट महोदय ने इसका नाम दिया था, इन्होंने बताया था। ठीक है, इनका नामांकन इन्होंने सूर्यताप चक्रवात और तापीय चक्रवात भी कहा था। जो गौड़ या द्वितीय चक्रवात होते हैं यह क्या होते हैं, जब चक्रवात का अवसान होता है तब शीत वातावरण के सागरों के ऊपर जाने पे इसका निर्माण होता है। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा सामान्य विशेषता जान लेते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, कटिबंधीय चक्रवात होता है, वह गोलाकार, अर्धगोलाकार या अंडाकार होता है। कभी कभी इनकी आकृति जो होती है वह वी आकार के समान भी हो जाती है। जो इसमें हवाएं होती है वह केंद्र से बाहर की ओर स्थित होती है। जो वायुदाब होता है वह केंद्र से बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, यानी यह केंद्र है, यहाँ वायुदाब कम होगा। ठीक है, और बाहर जाने पर वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, यानी इस तरह हवाएं चलती हैं। तो केंद्र की बाहर उच्च वायुदाब है, ठीक है, और केंद्र में क्या है, निम्न वायुदाब। तो हवाएं किधर से चलेंगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ चलेंगी। ठीक है, जो इनमें अंतर होता है यानी अंदर जो निम्न वायुदाब होता है और बाहर जो उच्च वायुदाब होता है उसके बीच में अंतर 10 से 20 मिलीबार होता है, कभी कभी वह 35 मिलीबार भी हो जाता है। ठीक, एक आदर्श जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसका दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर होता है और लघु जो व्यास होता है वह 1040 किलोमीटर होता है। कभी कभी इनका विस्तार 10 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत हो जाता है। तो भारत का अगर संपूर्ण अगर क्षेत्रफल देखें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भारत के 33% क्षेत्र पर एक ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो दिशा होती है यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की चलने की दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, यानी यह पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं। परंतु कभी कभी इनकी दिशा थोड़ा बदल भी जाती है। इनकी जो औसत गति होती है वो गर्मियों में 32 किलोमीटर और जबकि सर्दियों में वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। गर्मी में कम होती है और ठंडी में इसकी गति ज़्यादा होती है। गर्मी में 32 किलोमीटर और ठंडी में 48 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसमें वायु का जो प्रतिरूप होता है वह क्या होता है, बदलता रहता है। देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होती है वह केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, हम पहले बताए, और बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इसलिए जो हवाएं होती है वह केंद्र से, ठीक है, परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, यानी बाहर से हवाएं अंदर की तरफ चलती हैं, इस तरह। ठीक है, और जो
हवाएं होती है वह सीधी केंद्र में नहीं पहुंच पाती है, यानी इस तरह एकदम सीधी नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि कोरियालिस बल कार्य करता है और घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण यह हवाएं क्या होती है 20 डिग्री से 40 डिग्री कोण पर यह मुड़ जाती हैं समताप रेखाओं पर, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में इनका जो परिसंचरण होता है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो दिशा परिसंचरण होता है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में, ठीक। अब देखिए आगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भ्रमण मार्ग, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भ्रमण मार्ग, तो यह जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है प्रमुख रूप से दोनों गोलार्धों में, ठीक है, के मध्य 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। समान तौर पर ये जो चक्रवात होते हैं वह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं, परंतु इनका कोई निर्दिष्ट मार्ग न होने के कारण इनके मार्ग को मेखलाओं में प्रदर्शित करते हैं। इनके गतिशील होने वाले मार्ग को झंझा पथ कहते हैं, ठीक है। इनके गतिशील होने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? झंझा पथ। मान लीजिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चल रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है, ठीक। तो यह जो चल रहा है इसको जो कहते हैं झंझा पथ, ठीक। आगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति के क्षेत्र। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसकी उत्पत्ति के प्रमुख रूप से 6 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का, ठीक है, एशिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एशिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी जापान, ठीक है, चीन के बीच ये वाला क्षेत्र, जापान और चीन वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और क्या होते हैं पूर्व की तरफ जाते रहते हैं और अलास्का तक पहुँच जाते हैं। दूसरा जो है उत्तरी अमेरिका में, और तीसरा जो है मैक्सिको की खाड़ी में, चौथा जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तटीय भाग के पास यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। पांचवा जो है वह आइसलैंड एवं बैरेंट सागर में। छठवां जो है यूरोप महाद्वीप में वातागर जनन के 2 क्षेत्र हैं, बाल्टिक सागर और रोम सागर। रोम सागर को भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। यह जो चक्रवात यहाँ भूमध्य सागर में जो उठते हैं वह भारत में भी प्रभाव डालते हैं, इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से संबंधित मौसम, ठीक है। तो जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आगमन होता है तो क्या होता है, हवाएं पश्चिम दिशा से आती हैं और चक्रवात जब करीब आता है तो वायु का वेग क्या होता है, मंद पड़ जाता है, वायुदाब क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा तो वायुदाब घटने लगेगा और चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभाव मंडल स्थापित होते हैं। मान लीजिए चंद्रमा है, इसके चारों तरफ एक प्रभाव मंडल स्थापित हो जाएगा इस तरह, ठीक है। बीच में चंद्रमा दिखेगा, किनारे तरफ एक रिंग बन जाएगी, ठीक। और सूर्य के चारों तरफ भी ऐसी ही कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे, वास्तव में यह प्रभामंडल पश्चिम दिशा से बढ़ते पश्चात तथा पचास स्तरीय मेघों की झिल्ली चादरों के प्रतिबिंब होते हैं। जैसे जैसे चक्रवात करीब आता है तापमान गिरने लगता है, बादलों की घमस बढ़ने लगती है, वायु की दिशा जो क्या होती है पूर्व से यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है तो क्या होता है पूर्व से बदल के इसकी दिशा दक्षिण पूर्व हो जाती है यानी थोड़ा मुड़ जाती है, इस तरह हो जाती है, ठीक है। और बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, आगमन के बाद क्या होता है उष्ण वातागर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। उष्ण वातागर प्रदेशीय वर्षा उत्पन्न हो जाती है। उष्ण वातागर आने पर बादलों की घुम्मस बढ़ने लगती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जो वर्षा होती है वह किस मेघ से होती है, वह स्तरीय मेघों से। किस वातागर में, उष्ण वातागर में, ठीक है। वह वर्षा स्तरीय मेघों से होती है और वर्षा अत्यधिक तीव्र हो जाती है क्योंकि इस वातागर में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है और ढाल क्या होता है मंद होता है। उष्ण वातागर का ढाल 1:100 से 1:400 तक होती है, कम ढाल होती है, जिसके कारण क्या होती है हवा धीरे धीरे ऊपर उड़ती है और वर्षा, ठीक है, धीरे धीरे होती है, लंबे समय तक होती है, ठीक। आगे, उष्ण वृत्तांश जब आता है, उस वातागर के गुजर जाने पे उष्ण वृत्तांश आता है और क्या होते हैं पहले वाला मौसम में अचानक तीव्र परिवर्तन हो जाता है। जो वायु की दिशा होती है पूर्व रूप से दक्षिण हो जाती है यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा जा रही थी, अब क्या होती है दक्षिण हो जाती है, इस तरह नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या हो जाती है वायु की जो तापमान सीधे बढ़ने लगता है, ठीक। मौसम बादल रहित हो जाता है यानी साफ हो जाता है, वायु की जो विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, वायुदाब कम होने लगता है। यद्यपि वर्षा पूर्णतः समाप्त हो जाती है परंतु यदा कदा कहीं कहीं फुहारें पड़ जाती है। कुल मिलाकर मौसम साफ और सुहावना होता है। किसमें, उष्ण वृत्तांश में। उष्ण वृत्तांश में मौसम सुहावना हो जाता है, बादल रहित हो जाता है, वायुदाब घटने लगता है, हवा की दिशा क्या होती है जो दक्षिण पूर्व थी वह अब क्या हो गई पूर्णतः दक्षिण हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है शीत वातागर आता है। जब शीत वातागर आता है, ठीक है,
उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पे शीत वतागर आता है। तो शीत वतागर जब आता है तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है, और सर्दी बढ़ने लगती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलने लगती है तथा वायु की दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। आकाश पुनः मेघ आच्छादन हो जाता है, ठीक है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद जब शीत वातावरी वर्षा देखते हैं, शीत वातावरी प्रदेश में वर्षा काले कपासी वर्षा मेघ से होती है, ठीक है, और उस वातावरण में वर्षा अस्थायी मेघ से होती थी, जबकि इसमें काले कपासी वर्षा से वर्षा हो रही है, किसमें, शीत वातावरण में, ठीक है। वर्षा तीव्र प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हवा तेजी से ऊपर उड़ जाती है, अतः ये भाग की वर्षा मूसलाधार वर्षा होती है। शीत वातावरण में वर्षा कैसी होती है, मूसलाधार होती है, परंतु अल्पकालिक होती है, यानी कम समय के लिए होती है। इस भाग में तड़ित झंझा भी उत्पन्न होते हैं शीत वातावरण में, ठीक है। आगे हम देखते हैं शीत वृत्तांश। जब शीत वृत्तांश आता है तो क्या होता है, मौसम अचानक पूरा परिवर्तन होने लगता है, आकाश मेघ रहित हो जाते हैं, यानी स्वच्छ हो जाते हैं, तापमान में शीघ्र पतन, वायुदाब में वृद्धि होने लगती है, विशिष्ट आर्द्रता में गिरावट हो जाती है, वायु मार्ग में 45 से 180 डिग्री क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब वायु मार्ग क्या होता है, पूर्णतः पश्चिमी होता है, यानी पश्चिम से अब पूरब फिर से हवाएं चलने लगती है। इस प्रकार के मौसम की स्थिति विशेष में तभी अनुभव किए जाते हैं जब वह स्थान चक्रवात के शीर्ष के दक्षिण में स्थित हो। आगे अधिवृष्ट वातावरण, ठीक है, शीत वातावरण के द्वारा उष्ण वातावरणीय अभिलंघन को चक्रवाती वातावरण अधिधारण कहते हैं। अर्थात जब शीत वातावरण उष्ण वातावरण को समाप्त कर देता है तो चक्रवात का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वातावरणों का अधिधारण दो प्रकार का होता है, शीत वातावरण अधिधारण, उष्ण वातावरण अधिधारण, ठीक है। अधिधारण का यह विभाजन वायुराशियों के तापमान घनत्व के आधार पर किया जाता है। अधिविष्ट वातावरण के साथ मौसम संबंधित अत्यधिक जटिलताएं होती है। शीत वातावरण के अधिधारण के बाद मौसम शीत वातावरण वाला मौसम ही होता है, ठीक है। प्रतिबिंबित अस्थिरता वाली गर्म वायु के उत्थापन के कारण संवहनित तड़ित झंझा उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे भारी वर्षा होती है, परंतु शीत अधिविष्ट वातावरण के गुजर जाने पर मौसम शांत मौसम का आगमन हो जाता है। इस तरह उष्ण वातावरण के अधिधारण के समय लगभग उष्ण वातावरण वाला ही मौसम रहता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, यह शीत वातावरण है यह वाला, और यह है उष्ण वातावरण, जो एक काला रेखा है, ठीक है, एक काला रेखा। अब देखिए इसके बीच में है उष्ण वृत्तांश। तो एग्जाम में बार बार पूछता है शीत उष्ण वृत्तांश किनके मध्य पाया जाता है, तो आप ऑप्शन में रहेगा शीत वातावरण और उष्ण वातावरण के मध्य, ठीक है। हमेशा भी यह एग्जाम में कई बार पूछा है उष्ण वृत्तांश की स्थिति होगी, तो ऑप्शन में रहेगा शीत वातावरण एवं उष्ण वातावरण के बीच, या इस तरह का उष्ण वातावरण एवं, ठीक है, उष्ण हवा के बीच, या इस तरह रहेगा शीत वातावरण एवं शीत हवा के बीच। तो ऑप्शन में आपको देखना है जो उष्ण वृत्तांश होगा कहाँ होगा, शीत वातावरण और उष्ण वातावरण के बीच होगा, यही आपको सही मानना है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वह कितने हैं, 7 प्रकार के सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वह शीतोष्णकटिबंधीय की उत्पत्ति की पहेली को सुलझाने के लिए सबसे प्रथम पायनियर प्रयास कौन किया था, पिटजराय द्वारा 1863 में किया गया था, ठीक है। सबसे पहले शीतोष्णकटिबंधीय की उत्पत्ति की पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो प्रयास किए थे वो थे पिटजराय, ठीक है, 1863 में। जो दूसरे थे वह थे अम्बरकोम्बी ने मध्य अक्षांशों में चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए 1887 में वेदर नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। फिर तीसरा जो थे वह थे शाह तथा लैम्पर्ट। इन्होंने शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित अपनी गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1891 में किया था, ठीक है। आगे चल के शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, परंतु यह सिद्धांत की कटु आलोचना हुई, अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया था। पांचवा जो सिद्धांत था वह था संवहन तरंग सिद्धांत के अस्वीकरण के बाद गैर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति गतिशील वायु राशियों में अवरोध के कारण जनित भंवर के कारण होती है। जो छठवां जो सिद्धांत था वह था नॉर्वे के 2 ऋतुवैज्ञानिक बी बर्गनीज और जे बर्गनीज, ठीक है। इन्होंने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादन 1918 में किया था। इसको लहर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही फेमस सिद्धांत है, यह मान्य सिद्धांत है, ठीक है। आगे चल के स्वीडन के जो प्रसिद्ध विद्वान थे बर्जरान, इन्हीं के नाम पे इसे बर्जरान सिद्धांत भी कहते हैं।
जो लास्ट यानी सातवां जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हुआ था, उपग्रहों एवं रडारों के मध्य ऊपरी वायुमंडल से संबंधित जो जलवायु से संबंधित अभिनव आंकड़ों के आधार पर मध्य अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित बैरोक्लिनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो पूछ देता है एग्जाम में, बैरोक्लिनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे जहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात दिया रहेगा उस पर आप मार देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जीवन चक्र। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जीवन चक्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वाताग्र जनन से लेकर अवसान यानी जब वाताग्र बनता है, निर्माण से लेकर अवसान यानी समाप्त होने के समय को चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं, जो 6 क्रमिक अवस्थाओं से संपन्न होता है। ठीक है, पहली अवस्था इसमें क्या होता है? पहला अवस्था इसे प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, यानी गर्म हवा और ठंडी हवा टकराती है तो एक लहर के नुमा चक्रवात एक सिंपल सा चक्रवात बन जाता है, इसी को कहते हैं वाताग्र बन जाता है, इसी को कहते हैं प्रथम अवस्था। ठीक, दूसरी जो अवस्था होती है इसे लहर वाताग्र भी कहते हैं। यानी अब क्या होता है दूसरी अवस्था में, यह मान लीजिए एक वाताग्र बन गया, अब ठंडी हवा इसको नीचे की तरफ ढकेलेगी और गर्म हवा इसे ऊपर की तरफ उठाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये जो वाताग्र बना था इसमें लहर बन जाएगा, इसी को कहते हैं लहर नुमा वाताग्र। जो तीसरी अवस्था होती है इसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, यानी इस तरह की अवस्था बन जाती है, ये शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र और उष्ण वृत्तांत। ठीक है, इस तरह बन जाती है। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में जो शीत वाताग्र होता है तेजी से आगे बढ़ता है। पांचवी अवस्था जो होती है, इस अवस्था में चक्रवात क्या होते हैं, अवसान यानी समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और इसी अवस्था में अधिवृष्ट वाताग्र का भी निर्माण होता है। जो छठवां अवस्था होता है इसे अवसान की अवस्था भी कहते हैं। अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला अवस्था, ठीक है, ये देखिए गर्म हवा और ठंडी हवा टकराई तो एक वाताग्र का एकदम सीधा वाताग्र स्थायी वाताग्र का बन गया। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, अब गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास की तो यह वाताग्र जो सीधा बना था वो अब लहर के नुमा बन गया, इसीलिए इसी को लहर नुमा वाताग्र कहते हैं दूसरा अवस्था को। ठीक है, तीसरा अवस्था क्या होता है, अब ठंडी हवा तेज़ी से नीचे की तरफ आती है और गर्म हवा ऊपर की जाने का प्रयास करती है, तो इस समय स्पष्ट रूप से शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र बन जाता है, इसलिए इसको चक्रवात का प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में चक्रवात एकदम से बन जाता है। चौथा अवस्था देखिए, तेजी से शीत वाताग्र नीचे की तरफ आता है और उस गर्म प्रदेश को एकदम कम करते जाता है। ठीक है, पांचवी अवस्था में क्या होता है, अब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र इनका धरातल से संपर्क टूट जाता है और अधिवृष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। छठवां अवस्था जो होता है एकदम चक्रवात का अवसान हो जाता है। तो ये था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इसको 1-2 बार देखेंगे और थोड़ा नोट्स भी बना लेंगे तो इससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।